हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विवेक दुबे आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिससे 12th क्लास की शुरुआत भी होती है फिजिक्स की, और वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी नाम हिंदी में जो है इसका, वह स्थिर वैद्युतिकी है। और इसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो आवेश होगा वह स्थिर होगा, यानी वह फ्लो नहीं होगा। जिस प्रकार करंट फ्लो होता है, घरों में जो हमारे यहाँ विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं वह गतिज रूप में होती है, तो यहाँ पर जिस ऊर्जा की हम बात करेंगे, जिस आवेश की हम बात करेंगे वह स्थिर रहेगा। इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी रखा गया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आवेश क्या है, आवेश की संकल्पना क्या है और आवेश कार्य किस प्रकार करता है। तो आवेश के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान जो आप पहले पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान के विषय में आप क्या जानते हैं? द्रव्यमान के विषय में हम यह जानते हैं कि हर वस्तु का अपना एक द्रव्यमान होता है, और चूंकि हमारा द्रव्यमान है इसीलिए हम पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं। जिस वस्तु का द्रव्यमान नहीं होगा वह पृथ्वी पर खड़ा नहीं रह सकता। और पृथ्वी पर खड़ा होने के पीछे का कारण क्या है? पृथ्वी पर खड़ा हो पाने के पीछे का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। वह गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम समय समय पर महसूस करते हैं, अलग अलग प्रयोगों से हमने इस चीज को महसूस किया है। फिर चाहे कोई भी वस्तु जिसे हम ऊपर की ओर फेंकते हैं वह नीचे जो आता है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण है। हम जमीन पर चल पाते हैं वह गुरुत्वाकर्षण के कारण है। और जब अंतरिक्ष में जाते हैं और इसी गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव हो जाता है या वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं मिलता है तो इंसान तैरने लगता है। तो जिस प्रकार द्रव्यमान का संबंध सीधे तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल से है, यानी द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसे महसूस किया जाता है। द्रव्यमान कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस किया जाता है, या आप यह कह सकते हैं कि इसी गुरुत्वाकर्षण बल की जो पूरी अवधारणा है वह इस द्रव्यमान पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टिकी हुई है। उसी प्रकार आवेश जो होता है, आवेश की अगर हम सिंपल परिभाषा ले लें तो वह होता है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर इसके प्रभावों को अनुभव करता है। इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या फिर इसके प्रभाव को अनुभव करता है। आप कहीं किसी क्षेत्र में यदि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर बल कार्य भी कर रहा है, उसे तब तक अनुभव नहीं करेंगे जब तक वहां पर आवेश की उत्पत्ति ना हो। यानी आवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपको विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कराने में भी। तो यह सामान्य परिभाषा है आवेश का। और यह जो आवेश होता है जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं वह स्थिर वैद्युतिकी है। तो यह फ्लो नहीं होगा, यह अपनी जगह पर स्थिर होगा और यह सडन कुछ समय के लिए उत्पन्न होगा और उसके बाद वो फिर निरावेशित हो जाएगा। कैसे होता है ये हम देखेंगे। आप जानते हैं कि परमाणु जो होता है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स परमाणु, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है कि परमाणु का ये नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नाभिकीय बल से प्रोटॉन जो होते हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। और इसके बाहर जो आउटर सेल होते हैं, इसमें जो है, इस आउटर सेल में क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपस में इस सेल में घूमते रहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपने पहले पढ़ा भी होगा। यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवेश के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इस नाभिक से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हल्के बल के द्वारा बंधे होते हैं। यानी यदि इन्हें बाहर से ऊर्जा दी जाए तो यह इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। प्रोटॉन के साथ ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। प्रोटॉन कभी भी अपने सेल को छोड़कर बाहर नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। और यह भी याद रखना है कि जितनी संख्या किसी परमाणु में प्रोटॉन की होगी, ठीक उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की भी होगी, यानी दोनों की संख्या जो है वो बराबर होगी। आवेश को समझने के लिए हम कुछ छोटे छोटे उदाहरण आपको याद दिलाते हैं जो पहले हम प्रयोग के तौर पर कर चुके हैं। कंघी को अपने सिर से रगड़ना और उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना, वह आवेश स्थिर वैद्युतिकी का एक बढ़िया उदाहरण है। इसी प्रकार बादलों का आपस में टकराना और फिर बिजली का चमकना और धरती में समा जाना, यह भी स्थिर वैद्युतिकी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही साथ आप एक स्ट्रॉ लीजिए, उसे अपने शर्ट पर रब कीजिए और रब करने के बाद उसे किसी बेस में रख दीजिए। फिर एक दूसरे स्ट्रॉ को रब कीजिए और जब आप उसको उसके पास ले जाएंगे तो वह जो दूसरा स्ट्रॉ रहेगा वह पहले स्ट्रॉ से दूर जाने लगेगा। यह भी स्थिर वैद्युतिकी का एक उदाहरण है। यह सब हम पहले प्रैक्टिकल कर चुके हैं, जो इसके सब उदाहरण हैं। इसमें जब धनावेश आते हैं पास में तो वह रिपल होते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जब पॉजिटिव यानी धनावेश, धनायन और ऋणायन पास आते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए जो मैंने आपको बताया कि कंघी को सिर से रगड़ना और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करना, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों आपस में जुड़ते हैं। आगे इसको और बेहतर तरीके से हम देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, ये आपको पता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसकी संकल्पना की ओर कि आवेश की संकल्पना है क्या। तो आवेश की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है। इस लाइन में एक बात ये छिपी हुई कि हमेशा जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। तो इसकी वजह हम अभी देखेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की जाती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की जाती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो जाती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। कैसे, इसको जानने के लिए हम जैसे देखते हैं, आप ले लीजिए सोडियम Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होगा। यहां पर प्रोटॉन होंगे 2, और एक आउटर सेल आप और बना लीजिए। देखिए Na की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं। और इतना ही, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इसका प्रोटॉन भी होगा। याद रखिएगा किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो पहला जो सेल है इसका आउटर सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद लास्ट वाला जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इसका पूरा होता है क्रम। अब इसके लिए स्थिति यह है कि 2,8,1, यह जो 1 है या तो यह 8 हो जाए या फिर ये
यहाँ से हट जाए। तो आसान ये होगा कि ये जो 1 है आउटर सेल में वो मूव कर जाए और यह जगह रिक्त हो जाए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेहतर है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दे। तो यह इस दिशा में आगे बढ़ता है और अपना यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस आउटर सेल से बाहर निकाल देता है। तो जब ये बाहर निकाल देता है तो यहां पर इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। दान करने के बाद जो Na है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। Na जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और कितना पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1। 1 इलेक्ट्रॉन का इसने दान कर दिया और यह हो गया Na+1, यानी ये धनायन या धनावेश हो गया। देखिए अब हम बात करते हैं क्लोरीन की, Cl। तो Cl के इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो होता है 2, 8 और 7। यानी इसकी स्थिति यह है कि या तो यह इन 7 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन और ले आए आउटर सेल में। तो आसान यह होगा कि यह 1 इलेक्ट्रॉन और ले आए और यह इसी दिशा में प्रयास करता है। तो यह जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 की जगह हो जाएगा ये 18, और प्रोटॉन कितना रहेगा, 17। तो ये जो है Cl वो निगेटिव हो जाता है। कितने से निगेटिव, 1 से, यानी यह ऋणावेश हो जाता है। और NaCl जो होते हैं, जब कुल मिलाकर हम जब NaCl की बात करते हैं तो वह उदासीन होता है। तो जब शुरुआत हम किसी चीज की करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। बाद में जो कमी हो या वृद्धि हो, दोनों को देखते हुए इनके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह या तो अपने में वृद्धि करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने में कमी करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार जैसे यह कमी पूरी होती है वैसे ही वह या तो धनावेश आयन बन जाते हैं, धनायन बन जाते हैं, या ऋणायन बन जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह आवेश की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों होती, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं होती? क्यों प्रोटॉन अपने सेल से बाहर नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन ही क्यों आगे बढ़ता है? तो इसके पीछे की वजह जो है वो यह है कि जैसे मेरा वजन अगर 60 किलो है, किसी व्यक्ति का वजन 120 किलो है, तो मैं यह कहूँगा सामान्य भाषा में कि उस व्यक्ति का वजन मुझसे दुगना है। किसी का अगर 180 किलो का तो मैं कहूँगा उस व्यक्ति का वजन मुझसे तिगुना है। तो इसी प्रकार जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता है। यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1837 गुना होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो यह एक बहुत बड़ी वजह हो गई कि एक प्रोटॉन जो होता है वह इतना ज़्यादा भारी होता है कि वह अपनी जगह से मूव ही नहीं कर सकता, और उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसलिए वो अपने आउटर सेल से बाहर निकल सकता है और वो फ्रीली मूव करता है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, लेकिन भारी होने की वजह से अपने आउटर सेल से वो बाहर नहीं निकल सकता, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि जिस नाभिक में प्रोटॉन होता है वहां पर जो प्रोटॉन होते हैं वह जिस बल से बंधे होते हैं उसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और यह बल इतना प्रभावशाली, इतना मजबूत बल होता है कि चाहकर भी प्रोटॉन जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। तो इसके पीछे की दो वजह है कि संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती, प्रोटॉन के आधार पर नहीं होती। कि पहला, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा भारी होता है। दूसरी बात कि प्रोटॉन जो आपस में बंधे होते हैं, इंटरकनेक्टेड जो होते हैं, वो प्रबल नाभिकीय बल से होते हैं, और वह बल का आकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रोटॉन चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। जबकि इलेक्ट्रॉन के बीच जो आपस में जो बल होता है, आकर्षण बल, वह बहुत लूज होता है। नाभिक से जो वो कनेक्टेड रहते हैं तो उस बल को जरा सा भी एनर्जी दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। यह वजह है कि पूरे आवेश की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार।
अब हमने यह देख लिया कि आवेश असल में होता क्या है, आवेश की संकल्पना क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि आवेश के प्रकार क्या होते हैं। तो आवेश मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वह छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो धनावेश हो जाते हैं, धनायन हो जाते हैं। और यदि उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है और इलेक्ट्रॉन आता है, तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जब उसमें वृद्धि हो जाती है तो वह ऋणावेश हो जाता है। तो यह जो है दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब आप हमेशा यह याद रखिएगा कि प्लस प्लस या माइनस माइनस यह सजातीय आवेश होते हैं। जब दोनों आवेश एक प्रकार के हों, धनावेश धनावेश हो या ऋणावेश ऋणावेश हो, तो वह सजातीय आवेश कहलाते हैं। और जहां पर सजातीय आवेश होगा वहां पर प्रतिकर्षण होगा, और जहां पर विजातीय आवेश यानी एक प्लस एक माइनस होगा वहां पर आकर्षण होगा। जब हम उदाहरण देते हैं कंघी का, कि कंघी को हम अपने सिर से रगड़ते हैं और फिर कागज के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं, तो वह कागज जो आकर चिपकता है उसके पीछे की वजह यह है कि एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। इसी प्रकार जब हम उदाहरण देते हैं कि दो स्ट्रॉ लेते हैं और दोनों स्ट्रॉ को हम अलग अलग रगड़ते हैं और उसके बाद एक स्ट्रॉ के पास दूसरे स्ट्रॉ को ले जाते हैं, तो दूसरा स्ट्रॉ पहले स्ट्रॉ से दूर जाने लगता है, तो वह प्रतिकर्षण कहलाता है। और वह इसलिए होता है क्योंकि दोनों या तो धनावेश होंगे या दोनों ऋणावेश होंगे। जब दोनों का आवेश एक जैसा होगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा। तो यह आवेशों के प्रकार हैं। आवेश जो होता है वह अचर होता है और आवेश में वेग के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदि आप कोई m0 द्रव्यमान की वस्तु लेते हैं और इसे v वेग से चलाते हैं, इसे v वेग से चलाते हैं, तो जो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा डेल्टा m, वो उसका फार्मूला जो है वो आइंस्टीन ने दिया हुआ है, वह होगा m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर। जहां पर आप जानते हैं कि यह जो डेल m है वह है द्रव्यमान में परिवर्तन, m0 जो है स्थिर द्रव्यमान है, यानी जब वस्तु किसी प्रकार की कोई गति नहीं कर रहा था उस समय की स्थिति है। v जो है वो वेग है, वस्तु का वेग है, और c जो है वो प्रकाश का वेग है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम m m0 द्रव्यमान के किसी वस्तु को v वेग से गति कराते हैं तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, और वो जो परिवर्तन है वो इस फार्मूले के अनुसार होता है जो आइंस्टीन ने दिया है, यानी डेल m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। लेकिन जब बात करते हैं हम आवेश की, तो आवेश अचर होता है, यानी आवेश में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। आवेश जो होता है वह वेग के कारण अपरिवर्तित होता है। ये आपको याद रखना। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो अगर आवेश के मात्रक की बात करें तो हम देख लेंगे SI पद्धति में और CGS पद्धति में। आपको आवेश का याद होगा कि विद्युत धारा की जब हम बात करते हैं तो विद्युत धारा
बराबर होता है आवेश बटा समय। तो सीधी सी बात है कि हम यह कह सकते हैं कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणित समय। यह समय जो है इधर आ जाएगा और विद्युत धारा से उसका गुणा हो जाता है, विद्युत धारा गुणित समय। अब विद्युत धारा के लिए आपको पता है कि एम्पियर का यूज करते हैं हम, और आपको पता है कि समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। अब एम्पियर गुणा सेकेंड, इसी को हम कहते हैं कूलाम। यह जो मात्रक दिया गया है यह आवेश का मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम होता है, और उसे हमने विद्युत धारा से प्राप्त किया है, क्योंकि आपको पहले से पता है, क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। इसलिए आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुणित समय। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, आपको पहले से पता है। समय का जो मात्रक है वो सेकेंड होता है। तो एम्पियर गुणा सेकेंड, और इसको जो नाम दिया गया है वो कूलाम दिया गया है। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अब सीजीएस पद्धति में इसको स्टेट कूलाम कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ कूलाम। 1 स्टेट कूलाम जो सीजीएस पद्धति मात्रक है वो होता है 3 × 10⁹ कूलाम। इसके अलावा एक मात्रक और होता है फैराड, तो उसको आप याद रखिएगा कि 1, ये सबसे बड़ा मात्रक है, 1 फैराड इक्वल टू 96500 कूलाम। ये मात्रक आप याद रख लीजिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।